नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जनवरी 2021 पर्यावरण के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे सीटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे और इनके PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीटेट के 2011 से लेकर अभी तक ऑनलाइन वाले पेपर छोड़कर जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं वो हमने सारे हमारे चैनल पर डिस्कस कर रखे हैं। डिस्कशन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत का केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो मणिपुर है वह भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है, यह यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। राइट आंसर इसका रहेगा गुजरात एंड तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके नेतृत्व में बनाया गया था? देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमें पता है हमारे देश के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य क्या हैं? द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, रूट के फंक्शंस क्या हैं? देखिए ऑप्शन नंबर डी तो सही है कि टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, जमीन में से यानी हमारी भूमि में से पानी और खनिजों को अवशोषित करने का काम जड़ का होता है, तो ये सही है। कुछ मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो खाने को भी स्टोर करके रखती हैं, तो भोजन को संचित करना और भंडारण करना ये भी जड़ों का काम होता है। ह्यूमस प्रदान करना ये सिर्फ जड़ों का काम नहीं है, कोई भी चीज़ जो मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर दब जाती है सड़ गलकर ह्यूमस ही बनाती है, तो सिर्फ जड़ों पे हम नहीं देंगे। पौधों को सहारा देना, पौधों को सहारा देना जड़ों का कार्य है। जैसे कि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा जिसमें ऊपर से जो जड़ें लटकती हैं शाखाओं से, वे पौधों को सहारा देने के लिए ही होती हैं। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे पोचमपल्ली ही कहते हैं केवल ये प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पोचमपल्ली is a town of southern state of India which is famous for beautiful design, bright colored Pochampalli sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampalli. This town is now a part of. तो ये जो पोचमपल्ली है ये वर्तमान भारत के तेलंगाना का एक हिस्सा है, तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। Select from the following a group of eatable each member of which is rich in iron. किसमें लोह तत्व होता है यानी आयरन किसमें है? तो आयरन हमें मिलता है पालक में, गुड़ में और आंवला में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। Select from the following a group of birds, each member of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. बताइए हमसे 4 गुना ज़्यादा जो देख सकता है वह कौन है? तो एक तो बाज है, एक चील है और एक गिद्ध है। तो बाज, चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मोस्ट विलेजर कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स विथ स्लोपिंग रूफ्स? दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं? मजबूत बांस के
के खंभों पर कहाँ बनाएंगे? जहाँ पे पानी बहुत भरता है, और पानी बहुत कहाँ पे भरता है? असम में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। असम में जो घर होते हैं वे मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप द इंडिया द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिवली आर। अगर हम इसको भारत का नक्शा माने और यहाँ पर हमारी कैपिटल जो है दिल्ली को माने, तो यहाँ पर हमारा गुजरात है और यहाँ पर हमारा बिहार है। तो दिल्ली के सापेक्ष जो हमारे गुजरात की दिशा हो जाती है, अगर हम ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो गुजरात की दिशा हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, और सॉरी नॉर्थ नहीं साउथ वेस्ट हो जाएगी, और बिहार की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए? मटर के पौधों के साथ प्रयोग की, यहीं से हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले और हरे। विच ऑफ द फॉलोइंग did experiment with pea plants and found the pea plants some have traits which come in a pairs such as rough and smooth, tall and short, yellow and green। तो ये किसने करा था? जॉर्ज जॉर्ज जोहान मेंडल। तो हम मेंडल के प्रयोग भी सब हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्ट इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005। देखिए 6 थीम बताई गई हैं। 6 थीम कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड, फिर है भोजन यानी फूड, उसके बाद है जल यानी कि वाटर, फिर है आवास या आश्रय यानी कि शेल्टर, उसके बाद है यात्रा यानी कि ट्रेवल, और फिर है चीजें जो हम बनाते और करते हैं यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। तो राइट आंसर इसका रहेगा थिंग्स वी मेक एंड डू। यही थीम यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें कैसे काम करती हैं, यह थीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 72। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? What should be avoided in anecdotal record? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, निर्णय लेने वाले कथन भी इसमें नहीं होते। जजमेंटल स्टेटमेंट्स इसके अंदर नहीं होते। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिल्कुल ठीक है। बच्चे की क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, उनकी पहचान होती है। आइडेंटिफाइड चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स, बिल्कुल ठीक। बच्चे की रुचियों और संबंधों की पहचान भी इसके अंदर होती है। तो सी एंड डी राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। तो एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया था विच शुड बी अवॉइडेड, तो हमें ए और बी को अवॉइड करना है। मैंने गलत टिक कर दिया, नोट लिखा था। तो हमें ए और बी को अवॉइड करना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसी गलतियां जो मुझसे हुई हैं ऐसी आपसे भी एग्जाम में हो सकती हैं। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से टिक करिएगा, क्योंकि OMR वाला हमारा पेपर होता है। OMR में अगर एक बार गलती हो गई तो हो गई, फिर उसको सही नहीं कर सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम? आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पार्ट में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरियाज इनटू 1 लेसन। अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू अ डिफरेंट प्लान्स। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। अरेंज सेपरेट टीचर फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस। देखिए हम एक EVS कक्षा के लिए क्या करेंगे, हम इस EVS कक्षा के लिए 2 या 2 से अधिक विषयों को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग हम नहीं करेंगे। विज्ञान और अलग टीचर कहाँ से लाओगे आप भाई? EVS पढ़ाने के लिए एक टीचर काफी। आप पता चले EVS में विज्ञान के लिए अलग ला रहे हो, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग ला रहे हो,
यहाँ पे वो लिखा है अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, नहीं करेंगे। हम 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, जैसे कि ईवीएस में मुख्यतः साइंस और सोशल साइंस को मिलाया जाता है, साथ के साथ थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज भी बच्चे उसमें सीखते जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा। पुनीत क्या चाहता था? पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांट्स टू, पुनीत क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ाने से पहले बता देता है कि ऐसे ऐसे शरीर में खाना पचता है, फिर कहता है कि पाचन तंत्र का चित्र बनाओ, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेवल डायग्राम। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन। ये बेटर होता है कि भाई क्या करना चाह रहा है? भाई ये चाह रहा है कि चलो मैं इनको डाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चे डाइजेशन के बारे में कितना जानते हैं। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये कोई ठीक नहीं है, ये तो नैरो एम हो गया। इसके लिए क्या ड्राइंग क्लास है ना, इसके लिए तो पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखो अभी तो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, इवेल्युएट कैसे करेंगे? नहीं, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करने लगे, चैप्टर तो पढ़ाएंगे पहले। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। वह क्या चाहता है? वह ये चाहता है कि बच्चे के डाइजेशन के बारे में क्या आइडियाज हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, यानी जो हमारी टीचिंग प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यह तो सबमेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन का भाग है। इट हैज द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहेंसिंग लर्निंग। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक के समय पर कार्रवाई में मदद करता है। बिल्कुल सही है भाई, बच्चों की क्या कमी है ये उसके प्रति टीचर को फीडबैक प्रदान करता है। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। इट इज मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। बिल्कुल सही है, बच्चे कितना सीख रहे हैं यह भी इससे पता चलता है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। बिल्कुल सही है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चे के सीखने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है वह रचनात्मक आकलन के अंदर आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। प्रत्येक क्वार्टर में या प्रत्येक हाफ ईयर में या आपका जो सेशन एंड होता है उसमें जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं वे आपके योगात्मक आकलन यानी सबमेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? स्मिता वांटेड टू सैनिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशन। भाई जेंडर को लेकर जितने भी हमारी स्टीरियोटाइपिंग चलती है उसको बच्चों को समझाना चाहती है, उसके प्रति सेंसिटिव बनाना का मतलब है कि बच्चे उसको समझें कि कौन क्या काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या करेगी? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कियों से प्रतिदिन साफ सफाई करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। भाई ऑप्शन नंबर फोर्थ बेस्ट लग रहा है। आप क्या कर रहे हो? बच्चों से बोल रहे हो क्या उसकी एक बच्चा है जिसकी माँ ऑटो चलाती है, तो भाई ये इसने जो हमारी लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको तोड़ दिया, क्योंकि ऑटो कौन चलाते हैं? ऑटो पुरुष चलाते हैं, लेकिन एक लड़के की माँ भी चला रही है, एक बच्चे की माँ भी ऑटो चला रही है, तो हमें उसको बुलाना चाहिए। जब वो आएगी वो अपने अनुभव बच्चों के साथ शेयर करेगी तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि भाई लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है और इसके प्रति संवेदनशीलता जो है वो बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना हल दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? समयन एक बच्चे का नाम है। समयन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डू नॉट डू हिज क्लास वर्क। द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी। क्या हो सकता है? उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। हाँ, ये हम कर सकते हैं। भाई उसे कहाँ समस्या आ रही है उसका पता लगा और उसके हिसाब से कक्षा को एडजस्ट करो।
किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करें, किसी दूसरे बच्चे से करवाएंगे तो उसका काम तो रह ही जाएगा। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ये कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर क्या करेगा भाई, टीचर क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, अगर उसे आसान गृह कार्य दे देंगे तो अन्य बच्चों से वे पिछड़ जाएगा, तो हम उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य भी नहीं दे सकते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों के उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम? भाई मुस्कान ने ऐसा क्यों करा कि उसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो डीजल वाहन चल रहे हैं वे नहीं चलना चाहिए, पूरी तरह से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, पूरी तरीके से भाई, पूरी तरीके से किसी भी चीज को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक, तो ये तो होगा नहीं। छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करना, छात्रों के विचार को जानने तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें अभी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस विचार उनके जानते रहो और स्थितियों के बारे में बताते रहो, धीरे धीरे खुद अपने विचार पे करेक्ट कर लेंगे। आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, हाँ ये हो सकता है। She wants to sensitize students on advantage of using modern vehicles, ये हो सकता है। और देखते हैं, यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा, ये और बेटर है। इट हेल्प्स स्टूडेंट इन एप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। भाई ये जो इशू है, इस इशू पर देखो, मान लो 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चे अपने अपने दृष्टिकोण देंगे, भाई अलग अलग दृष्टिकोण पता चलेगा, उनकी सराहना होगी, एप्रिसिएशन उनको मिलेगा, और हो सकता है कोई ऐसा आइडिया हमारे सामने निकल कर आ जाए जो हमने सोचा ही ना हो, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। द स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। द स्किल्स ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, रिकॉर्डिंग स्किल्स। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस पोजीशन ऑफ प्लेसेस, बिल्कुल सही है। मानचित्र स्किल्स जो होती है या मैपिंग स्किल्स जो होती है, उससे ये पता चलता है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति, यानी कि जैसे बच्चों के सामने अगर अपन ने भारत का ही मैप रखा और बोला कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर बिहार है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उन्हें पता चलेगा कि ये वाला प्लेस इससे कहाँ पर स्थित है, या वे उसको कोई छोटा मोटा नक्शा दे दो उसके शहर का ही, तो उस शहर में कोई मंदिर इस जगह पड़ता है, अस्पताल इस जगह पड़ता है, इस दिशा में पड़ता है, हम घर से जाते हैं तो जो हमारा डाकघर है वो इस दिशा में पड़ता है, रेलवे स्टेशन है तो वो इस दिशा में है, उसके लिए हम पहले दाएं मुड़ते हैं फिर बाएं मुड़ते हैं, इतनी दूरी पर है। तो ये चीज़ें बच्चे को समझ में आती हैं, इसलिए बच्चों को मैपिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए, बच्चों को मानचित्र वगैरह जो है इनसे थोड़ा सा रूबरू कराना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, पाठचर्या को भार को कम करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को पेश करने में, पाठचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। देखिए शिक्षार्थियों को लाभ हो रहा है इसमें, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। देखो कॉन्सेप्ट्स का परिचय यहाँ पर नहीं दिया जाता, दी गई सूचनाओं और विवरणों को लिखने में, यह तो होगा ही नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, मीनिंगफुल चीजें सीख रहे हैं वो इसके माध्यम से, ठीक है। एकीकृत मतलब साइंस और सोशल साइंस को साथ में पढ़ा के जो ईवीएस के साथ पढ़ा रहे हैं, एक तो ये पाठचर्या का भार कम हो जाता है, अलग अलग किताबें नहीं है, अलग सिलेबस डिजाइन नहीं करना पड़ता, विद्यार्थी इससे मीनिंगफुल चीजें सीखते हैं। पहले अगर आप साइंस और सोशल साइंस डिफरेंशिएट कर दोगे, अभी उनका दिमाग इतना मैच्योर ही नहीं होता कि वे साइंस और सोशल साइंस को अलग अलग लेके समझ सकें, अभी वे उनको साथ ही समझ पाते हैं जब बच्चे प्राइमरी में होते हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे उसको अलग समझने में सक्षम हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। ईवीएस असेसमेंट के जो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं वो हैं कोऑपरेशन, जस्टिस एंड इक्वालिटी।
कॉन्सेप्ट मैपिंग किसी प्रकार का आकलन का इंडिकेटर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रट लेना, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण में अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन अल बरूनीज ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया सम 1000 years ago. What should be the purpose of including this paragraph? भाई ये पैराग्राफ उस बुक में क्यों रखा गया, इसका क्या कारण हो सकता है? ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे तो। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो बच्चों को पता चलेगा कि भाई कोई अल बरूनी आया था, उसने अपनी किताब लिखी है, उससे इतिहास के सोर्स मिलेंगे। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करते हैं। सुधार नहीं कराना, अभी करेक्शन इम्प्रूवमेंट ये अभी नहीं कराना है। ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करते हैं। भाई बच्चों को पता चलेगा यार हमारे इंडिया में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, कब? उस समय 1000 साल पहले। इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, बिल्कुल सही। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है कि जो एविडेंस है उनकी का क्या रोल होता है। भाई एविडेंस है, उसी से तो हमें पता चला कि 1000 साल पहले भारत में इस प्रकार के तालाब होते थे। तो ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 रह जाएगा, ए, सी एंड डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों को एक साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? विथ ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, Bani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? भाई किस एक्टिविटी का वह प्रयोग कर सकती है या उसे करना चाहिए? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। देखो एक व्यक्ति वहां से आएगा, आके बोलेगा, बच्चों को समझाएगा और चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों की एक सेंस यूज, 2 सेंस यूज हो गई, बच्चे उसको देख पाएंगे और सुन पाएंगे। अधिकतम सेंसेस यूज नहीं हो रही हैं, इसे गलत कर देते हैं। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, सिर्फ एक ही सेंस प्रयोग हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं और छोटे बच्चे कहाँ ग्रुप डिस्कशन कर पाते हैं। उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का प्रयोग करना। भाई 50 बच्चों के लिए स्मार्ट कक्ष एक साथ बैठा के स्मार्ट क्लास अरेंज करना मुझे नहीं लगता ठीक है। और इसमें सिर्फ ऑडियो एंड विजुअल, यानी कि वहां से सामने वाला बोलता रहेगा और बच्चे उसको देखेंगे और सुनेंगे। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, बच्चे खुद से क्या मेहनत कर रहे हैं, इसमें क्या अनुभव कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस, पास के स्थानों के लिए फील्ड ट्रिप आयोजन करना, ये ठीक है। यहाँ से बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा। अनुभव के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां शामिल होती हैं। देखो बच्चे वहाँ पर देखेंगे भी, वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे, उसको खुद अनुभव करके देखेंगे कि भाई मान लो पुलिस स्टेशन ही ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए बच्चों को घुमाने के लिए, जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस ले गए, कोई बैंक वालों से अगर बात कर लेते हैं कि उन्होंने अगर परमिशन दे दी तो बच्चों को वहाँ पर ले गए, जो नगर पालिका भवन होता है वो दिखाने के लिए ले गए, एसडीएम ऑफिस दिखाने के लिए ले गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस अगर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस दिखाने के लिए ले गए, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उससे हिस्टोरिकल प्लेस ले गए। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, खुद चीज़ें अनुभव करके सीखते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंद्रियां शामिल होती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? Why does ICRA encourage her learners to read newspaper and magazines in EVS? ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनकी अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। देखो समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है कि ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। दिस हेल्प्स लर्नर टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आजकल तो मोबाइल टीवी वगैरह सब कुछ है, गेम्स भी हैं,
स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। भाई छोटे बच्चे हैं, कहाँ जानते हैं वो स्वतंत्रता क्या होती है, परतंत्रता क्या होती है। कॉम्पिटिटर तो कभी हमें बनाना ही नहीं है, तो फोर्थ तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ध्यान खींचने के लिए, ड्रॉइंग अटेंशन, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोमोटिंग एडहेरेंस ऑफ रूल्स, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। बिल्कुल सही। क्वेश्चंस का प्रयोग हमेशा क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मैंने भी देखा है या आपने भी देखा होगा, जो टीचर होंगे, अगर हम किसी प्रकार का एक क्वेश्चन बच्चों के सामने रख देते हैं तो अलग अलग तरह से उसके लिए सोचने शुरू कर देते हैं, अलग अलग जवाब देना उसका शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चनिंग जो होती है वह बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तोरांग का अर्थ जंगल किस राज्य में है? झारखंड में है। कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। 86 का 4। 87 है, आपका घर एक्स दिशा में स्थित है, तो ये हो गई दिशा एक्स जहां पर मेरा घर है, तथा आपका विद्यालय वाय स्थिति पर है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्तता मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। पहले आप दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, यानी पहले हम जाएंगे साउथ में 125 मीटर। तो हम 125 मीटर आ गए साउथ डायरेक्शन में। फिर हम पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं, यानी फिर हम जाते हैं पूर्व में, पूर्व मतलब कि ईस्ट में, हम ईस्ट में चले गए 100 मीटर। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं। फिर हम नॉर्थ में जाते हैं 125 मीटर, तो हम यहाँ पर आ गए नॉर्थ में, और ये आ गए हमारे विद्यालय। विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ स्थित है? विद्यालय के सापेक्ष हमारा घर किस दिशा में? हमारा घर वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पश्चिम दिशा में है। और कितनी दूरी रहेगा? ये जो बीच में अंतर कितने का दिख रहा है? 100 मीटर का दिख रहा है। 100 मीटर ही चले थे यहाँ पर, तो 100 मीटर वेस्ट, यानी कि 100 मीटर वेस्ट में हमारा घर पर है। राइट आंसर रहेगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 12:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंच जाती है। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? देखो 4 तारीख को ट्रेन कितने चली? 10:30 बजे चली, बीच में 5 तारीख पड़ी और 6 तारीख को 4:30 बजे पहुंच गई। तो हम यहाँ से हिसाब लगाएं तो 5 तारीख को 10:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। इसके बाद यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे, कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे के बाद। तो 1 घंटा 30 मिनट बाद बजे आपके 12, और 12 के बाद 4:30 तक 4.5 घंटे में ट्रेन और चली। इस पूरे समय को जोड़ लेते हैं, 24 और 1 25 और 4 29 घंटे, और 30 और 30 मिनट मिला के 1 घंटा और बना लेंगे, तो टोटल 30 घंटे आपकी ट्रेन चली। और दूरी कितनी कवर करी? 1145। 1145 को आप 30 से भाग कर दोगे, 30 से आप काट देंगे, और 3 × 9 3 8 24 पॉइंट लगा देंगे, 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 6 18 1.6666 इसका आंसर आता रहेगा। तो 38.16 आपका किससे के नजदीक है? 38.5 के नजदीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, अत्यंत नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण तो फीमेल होती हैं जो वर्कर्स होती हैं। बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर बीज बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, हाँ ये सही है, कुछ नर होती हैं, पूरी ही मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि मतलब उनके बिना काम ही नहीं चलेगा, हालांकि काम तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ नर मक्खियां वहां पर होती हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण रानी मक्खी होती है और वर्कर मक्खियां होती हैं। ठीक है, तो पहला तीसरा चौथा सही है, सेकंड गलत है, हमसे गलत ही पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू अवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। तो जो चिलीज हैं उनको लाए थे दक्षिण अमेरिका से।
साउथ अमेरिका से। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।